इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज इस सत्र में हम उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास एवं सुशासन पे संवाद करेंगे और इस संवाद को मॉडरेट करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है सुजाता पांडे जी, जो कि एक टीवी पैनलिस्ट है और एक्टिविस्ट है। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि सोशल मीडिया सेंसेशन और नागालैंड सरकार के पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री इमना अलांग जी, जो कि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और हिंदी की अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसका हमने देखा भी। मैं अलांग जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं पूनावाला फिल्म कॉप के लीगल और CSR हेड मनोज गुजरान जी को। वो एक भेंट वस्तु देके अलांग जी का स्वागत करेंगे। मैं सुजाता पांडे जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक जयंत कुलकर्णी जी को, जो एक भेंट वस्तु देकर उनका स्वागत करेंगे। आगे की कार्यवाही के लिए सुजाता पांडे जी। युवा शक्ति से भरा ये मंच है, ये सभा में मैं देख रही हूँ बहुत सारे युवा हैं। थोड़ी अपनी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज तो दिखाइए, युवा शक्ति को पहचान तो दिलाइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत, सुस्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। हेलो एंड वेलकम। आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक विशिष्ट मेहमान के साथ कर रहे हैं, जिनको कह सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बदलते भारत की आवाज़ हैं, मोदी जी के एक्ट ईस्ट की आवाज़ हैं, उस नीतियों की आवाज़ हैं जिसमें नागालैंड भी उतना ही अभिन्न हिस्सा है जितना कि उत्तर प्रदेश या कोई और राज्य। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके बारे में जानने से पहले, आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 2014 के पहले ले चलती हूँ। तो 2014 के पहले का पूर्वोत्तर शायद आपको एक ऐसी कहानी के रूप में दिखता है जहां माँ बाप के द्वारा ही अपने अष्टलक्ष्मियों को उपेक्षित कर दिया गया था। जिस पूर्वोत्तर को, जिस अष्टलक्ष्मी को उसकी नैसर्गिक सौंदर्य से जाना जाना चाहिए था, लव फॉर म्यूजिक, आर्ट, एंशिएंट ट्राइबल कल्चर से जाना जाना चाहिए था, उसे जाना जाता था रिबेल ग्रुप, इंसर्जेंसी, बंद, अपहरण, आगजनी, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, बैड कनेक्टिविटी से। इसको स्थिति को आप क्या कहेंगे जब वहाँ के लोगों को इसी भारत में, मेनलैंड में निकृष्ट टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था, उन्हीं से इंडियन होने का सबूत माना करता था। लेकिन परिस्थितियाँ बदली और भारत के पूर्वोत्तर में मोदी जी के सुशासन का सूर्य उगा और फिर सब कुछ बदल गया। और उसी बदले हुए सुशासन की कहानी आज बताएंगे। छोटे छोटे लोगों को कैसे उस सुशासन ने छुआ है उसको जानेंगे। वहाँ के अपने सुपर हीरो टी मैन से, और ये जानेंगे कि इनके ये जिनका नाम ही रील और रियल लाइफ में काफ़ी है। मैं कोई अगर इनका ज़्यादा वक्तव्य इनकी परिचय करूं तो शायद लगेगा कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया में मैं कांग्रेस के डायल अप के ज़माने में जी रही हूँ।
तो अगर आप इनको नहीं जानते, यू आर लिविंग अंडर स्टोन। सो एक तालियों की गगरा से फॉर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एमना अलोंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए सुशासन क्या है? नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सुशासन की क्या परिभाषा है? कैसे देखते हैं ये लोग ये बदलते भारत का स्वरूप? अगर सुशासन के बारे में अगर हम पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और हमारे प्रदेश नागालैंड के लिए अगर कहना पड़े तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सुशासन कुछ सालों से ही दिखने लगा है। सरकार की नेतृत्व करने वाला और सरकार की उपलब्धियों को, नीति की उपलब्धियों को हर एक व्यक्ति जो वंचित है उनको भी आशा जगाना, वो इन 10 करीबन सालों में हुआ है। और हमारे लिए सुशासन, गुड गवर्नेंस वही है। हम भी युवा हैं, हमारे बहन कहा, मगर इतना युवा भी नहीं है, उम्र बढ़ रहे हैं। और हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग सरकारों को देख के आया है। डिजिटल मीडिया जो प्रिंट मीडिया से लेके टेलीविज़न करके हम लोग यहाँ तक पहुँचा है, और सुशासन का प्रभाव पूर्वोत्तर में जिस तरह से अभी हो रहा है कभी नहीं हुआ। मैं 1 मिनट लेके कुछ बात रखूं। आप 10 मिनट लीजिए, लोग आपको बैठे हैं सुनने के लिए। मेरे साथ मेरे अधिकारी लोग भी हैं नागालैंड से, और मैं कुछ बातों को इनको बता रहे थे कुछ दिनों पहले। करीबन 3 हफ्ते पहले हमारे एक कार्यकर्ता, उनके पिताजी हॉस्पिटल में चला गया, तो आईसीयू में एडमिट था। तो मेरे अध्यक्ष पद के समय में वो बहुत मेहनत किया, अभी भी कार्य करता है। तो मैं उनकी पिताजी को मिलने नागा हॉस्पिटल, जो सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल है कोहिमा में, वहाँ चला गया मैं। सरकार की हॉस्पिटल है। तो आप लोग मत चौंक जाना जब मैं ये सब बात कहें। 20 आईसीयू का हॉस्पिटल है, वो बहुत बड़ा होता है नागालैंड के लिए। 20 आईसीयू है उसमें। तो मैं जब उनको मिलने गया, उसके पिताजी को मिलने गया, किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उनको किडनी डैमेज हो गया। तो उस समय जब मैं आईसीयू में जूता निकाल के मैं घुस गया, तो वहाँ के आईसीयू जो शीशा ही है सब, तो वहाँ की जो परिवार के लोग सर निकाल के मुझे देख रहे थे। एक मंत्री आया है, मतलब किसी को मिलने आया है, तो वो लोग थोड़ा अपने सोच में हमको देख रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि एक बार सबसे मिल लूं। 20 आईसीयू है, उसमें से करीबन 11 लोग थे। तो मैं उनको मिलने डॉक्टर को लेके चला गया। मैं बोला, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ और ये सब देखना मुझे नहीं आता है, मगर मैं हालचाल पूछना चाहता हूँ कि किस तरह है। और हर एक में मैं गया, हर एक जो बीमारी थे उनके साथ कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति था। हर एक में मैंने पूछा, क्योंकि सब सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग आते हैं, गांव से आते हैं। कोहिमा से दिल्ली आना जल्दी पहुंच जाते हैं, कोहिमा से किफरे या नुकलक जाना 14 घंटा 16 घंटा लगता है। तो उन जगहों से हॉस्पिटल में आया। मैं पूछा आखिर में कि आप लोगों का इलाज कौन करा रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल है तो भी कुछ तो खर्चा तो होता होगा। आप मानिए, हर एक के मुंह से एक ही बात निकला, मोदी हेल्थ कार्ड। उनको आयुष्मान कहना नहीं आता है, तो मोदी का हेल्थ कार्ड।
और एक दो जो था, हमारे नागालैंड का मुख्यमंत्री भी मोदी जी से प्रभावित होके जो सेंसस में नहीं उन लोगों के लिए कार्ड बनाया, डबल इंजन वाला सरकार, अच्छा प्रभाव होने वाला, उसको चला रहा था। तो आप समझ सकते हैं सुशासन क्या होता है। एक गरीब के लिए, चूंकि हम लोग आज दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली में सब कुछ दिखता है और नहीं भी दिखता है, मगर हमारे यहाँ जो महीने में 2,000 रुपया नहीं कमाता होगा, उस गांव वाला वो हॉस्पिटल में आके उनको दवा इलाज करने के लिए उनको ये मिल गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड। तो ये सुशासन है। गरीब से गरीब गांव में आज घर बन रहा है, ये सुशासन है। जब नीति बनते हैं और सिर्फ ऊपर में चलते हैं, वो सुशासन नहीं है। और जब नीति बनाने के समय उन लोगों को भी नीति के अंदर में लाते हैं जो दिल्ली का नीति से बाहर हो, वो मोदी जी का सुशासन चला रहा है। बहुत बार दिल्ली आके हम लोग बातचीत करते मंत्रालय में, क्राइटेरिया से नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां एक ब्लॉक में 5,000, 6,000, 8,000 का आबादी है। यहाँ क्राइटेरिया में 50,000 कम से कम आबादी होना चाहिए। वहाँ एक एक गांव है जो 30 परिवार की गांव है, वो 800-900 साल से वहाँ रह रहे, क्राइटेरिया से नहीं पहुँचते। मगर आज मोदी जी का जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उन पिछड़े हुए लोगों को भी किसी ना किसी तरीका से उन उपलब्धियों को मिल रहा है जो कभी फाइलों में भी नहीं होता था। दादा ने तो बोला सुशासन सिर्फ फाइल में था। ऐसा भी लोग, हम लोग पूर्वोत्तर के लोग, फाइल में रहने वाले लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, मिले या ना मिले। फाइल के बाहर रहने वाले लोगों को फाइल से उभर के आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। उसी के लिए तो राजनीति करना है ना। और इसी मार्गदर्शन को देखते हुए हमें विकसित भारत की दौर में जाना है। आज खुश होता है कि यहाँ हम भी बैठ के इतना छोटा सा राज्य से आके आप सबों के सामने मंच में बैठ के हम अपने पूर्वोत्तर के बारे में, अपने नागालैंड के बारे में, हमारे छोटे गांवों के बारे में, हमारी चोटियों के ऊपर में रहने वाले लोगों के बारे में आपके सामने हम रख सकते हैं। ऐसा कभी नहीं था। यह भी तो सुशासन है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2020 में विद्रोह की घटनाओं में 75% की कमी आई। सुरक्षा बलों के मृत्यु दर में 60% और नागरिकों की मृत्यु में 79% की कमी आई। राज्यों की सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ और शांति के स्थापना के लिए नेवर डन बिफोर प्रयास किए गए। आप क्योंकि सरकार का हिस्सा हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यूथ आइकन भी हैं और वहाँ रहे भी हैं, आपने शायद वो दौर देखा होगा जहाँ शायद पूर्वोत्तर से खबरें आती थी तो उल्फा की खबरें आती थी, बंद की खबरें आती थी, जैसे मैंने पहले कहा। आज का पूर्वोत्तर 2014 के पहले के पूर्वोत्तर से कैसे अलग है और पूर्वोत्तर का जो जनमानस है, आम जनता, उसको कैसे महसूस करती है, उसके बारे में बताइए। इसका एक अलग से तरीका से मैं इसके अनुवाद बोलता हूं। 2014 से पहले या दूसरे सरकार के समय में, हम नाम भी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि किसी के बारे में कुछ ऐसे भी टिप्पणी नहीं देना है।
विद्रोह का आवाज इसलिए बड़ा होता था, इंसर्जेंसी की आवाज इसलिए बड़ा होता था क्योंकि सुशासन की आवाज नहीं था। आप 10 सालों की अंतर्गत जब सुशासन की आवाज घर घर पहुंचता है, गांव गांव पहुंचता है, अंत्योदय जो कहते हैं आखिरी व्यक्ति तक जब पहुंचते हैं, तो विद्रोह का आवाज दब जाता है, इंसर्जेंसी की आवाज दब जाता है, क्योंकि लोगों को उपलब्धि मिल रहा है, आगे बढ़ने का मंच मिल रहा है, आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया रहा है, दिख रहा है अभी। तब लोगों को उस अपेक्षा से आगे बढ़ने का ज्यादा कोशिश हो रहा है। जब सुशासन नहीं था, उस समय आज जिस तरह सिर्फ भारतवर्ष की वंश के दूसरे इस तरफ के लोगों के बारे में नहीं है। हम तो ये भी नहीं कहना चाहते कि कोई मेनलैंड हो, कोई साउथ हो, कोई नॉर्थ हो, कोई पूर्वोत्तर हो, हम सब भारतीय हैं। मगर इस भारत के सपने को बनाने वाला कौन है? इस विचारधारा को लाने वाला समय कब हुआ कि एक नागा व्यक्ति नागालैंड से यहां आके हम बोले आप सबों के सामने कि हम भी भारतीय हैं, बिना डर के, बिना कुछ और सोच विचार के। आपके लिए तो भारतीय होना आसान है, और बहुत बार भारत माता की जय कह के बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाने वाले लोग भी हैं। हमारे पूर्वोत्तर में भारत माता की जय कहना तो नया बात है, और दिल में सामर्थ्य और सोच में ताकत चाहिए। इन 10 सालों में जो मोदी जी की सुशासन, उनकी नेतृत्व में जो नीतियों में सुधार आया है, और जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति को एक नया भारत, एक विकसित भारत दिखने का सपन भी आया है, इन चीज़ों के ऊपर चलने के लिए आज पूर्वोत्तर के लोग भी तैयार हैं। और भगवान की कृपा हो कि 2047 से पहले हम ना पूर्वोत्तर रहे, ना दक्षिण, ना उत्तर, हम सब एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत रहे। वेरी गुड, दिस इज इंडिया। आपने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने क्या बोला? कोना से आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा समय लगता है। अच्छा। मैंने इनसे कहा मैं भारतीय हूँ। मैंने इनको पूछा था कि आप कहाँ से हो, थोड़ा यूपी जैसा भी लगते है, थोड़ा एमपी जैसे भी, तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग उस तरफ से आ रहे तो थोड़ा समय लगते हैं आने के लिए, पर देर आए दुरुस्त आए, और आए तो क्या आए, छा गए। अरे युवा लोग, द यंग इंडिया, क्या हो रहा है? थोड़ा ताली तो बजाइए। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन अब अपनी ऊर्जा शक्ति को दिखाइए। आपके साथ सोशल मीडिया स्टार, आइकॉन, वो पॉलिटिशियन बैठे हैं जो ब्रेकिंग बैरियर्स के शायद सिंबल हो सकते हैं, एक नए भारत के, एक नए तरह के पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले हो सकते हैं। एक ताली तो बजा के उनका स्वागत कीजिए, हौसला अफजाई तो कीजिए। मोदी जी कहते हैं वो इनके फैन है, इस बात पे बजाइए। इस देश में हर नेता और हर नागरिक की एक मोदी स्टोरी है। किसी को घर मिला है, तो किसी को जल मिला है, किसी को सम्मान मिला है, तो किसी को पहली बार बैंक अकाउंट मिला है, किसी स्त्री को चूल्हा चौखट से, धुएं से मुक्ति मिली। तो
एक बड़े मेजॉरिटी को शायद पहली बार आवाज़ मिली। वो आवाज़ जो कहीं दबी हुई थी, उसको मोदी जी ने दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी मोदी स्टोरी क्या है? इतना लंबा पॉज। सोचना पड़ते हैं। सब कुछ हर एक को मिला है उनके नेतृत्व में। हमारे लिए पर्सनली मैं उनको सोशल मीडिया में हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, गुरुजी बोलता हूँ। एक राष्ट्रीय सेवक, एक नेतृत्व दिया है उन्होंने। अपने आप को सब कुछ इस देश की प्रजा के लिए हर एक कार्यक्रम और जीवन को उन्होंने दान दिया है। हम लोग जो आज के युवा कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अन्य अलग अलग कॉरपोरेट में हो या कहीं और हो, हम सबों के लिए, आपकी तरह ही हमारे लिए भी एक अपने लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए एक उपलब्धि करने के लिए एक मार्गदर्शन दिया है उन्होंने। एक सैक्रिफाइस उनमें हम देखते हैं। और एक और सबसे बड़ा बात है, मोदी स्टोरी चलता है रील में, हर एक लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी मिला या तो कोई संगठन की कार्यक्रम में मिला या कुछ पर्सनली भी मिला, मगर उनकी हर एक बात को जो उन्होंने हाथ मिलाने के समय कहा वो मैं जानता हूँ, भूला नहीं हूँ और आप लोगों के सामने बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो बोलने के लिए नहीं बोला। मगर उनमें हम सबको मैंने देखा, उनकी आंखों में भारत की हर एक नागरिक को देखा, बड़े से बड़े लोगों का सोच विचार को भी देखा और गरीब से गरीब आदमी को लेके चलने वाला प्यार को भी देखा। तो आने वाला भारत उनके नेतृत्व में चलेंगे सबों के लिए, बड़े से बड़े उद्योगपति के लिए भी और छोटा से छोटा गांव में रहने वाला किसान के लिए भी। तो उनमें हम भारत देखा है। So that's my Modi story. वेरी लवली। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है, लेकिन इतना पूछना चाहते हो कि लोग कहते हैं कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति जीवन से सारे आनंद छीन लेती है। आप बताइए, आप इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे हैं, नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ हैं, एक बदलते भारत की तस्वीर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। था देखिए, इसको कहते हैं कि बनो, इतने बड़े बनो कि वहाँ प्रॉब्लम पड़ पद जाएगा छोटा ये। रह जाए। पद छोटा लगे आपसे। ऐसे नेताओं की कितनी लंबी फहरिस्त होगी जिनके सामने पद छोटे लगते हैं, लोग उनको किसी और नाम से बुला ही नहीं सकते। चाहे मोदी जी, मुझे लगता है 50 साल बाद भी उनको कोई प्रधानमंत्री के अलावा और कोई किसी और जगह नहीं देख पाएगा। तो कहने का तात्पर्य वही था कि आप इतने पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, फिर अपने अंदर इस बच्चे को, द इनर चाइल्ड को कैसे जीवित रखा है? मंत्र क्या है? आपसे लेके यहाँ बैठने वाले हर एक व्यक्ति, जो मैं करता हूँ थोड़ा बहुत आप सबों में है, आप सबों में है। बात यह है कि हम लोग वातावरण के अनुसार, समाज के प्रभाव में आके हम लोग अपने जीवन
अच्छे ढंग से जीने के लिए कोशिश नहीं करते। देखो, गलत करने के लिए लोगों को डर नहीं हो के गलत भी करते हैं, तो अपने जीवन को अच्छे तरीका से हंसते हंसाते थोड़ा बहुत जीने में क्या बुरा है। हम लोग सोचते हैं कि जितना गंभीर हो इतना गंभीर, कोई कोई लोगों को गंभीर होना पड़ता है, वो उपाय नहीं है। आप कहते हैं कि अमित शाह जी हंसते नहीं हैं। मेरे पास उनका एक फोटो है जिसमें वो थोड़ा बहुत हंसता है, बाकी का कोई फोटो नहीं है। और बुरा मत मानिए ये सब बात। पर फिर आपने बताया कि वो हंसते क्यों नहीं है। नहीं, फोटो के लिए वो हंसा होगा, बाकी तो आप मुझे फंसा रहे हो यहाँ। आप ही से सीख रही हूँ। नहीं, मगर हम लोग सबको थोड़ा बहुत समय अपने आप के लिए भी लेना चाहिए। अपने मन में खराब नहीं है तो जैसे हो आप अच्छे समय भी थोड़ा बहुत ले लेने से कोई बुरा नहीं है। और वो जो डांस आप करते हैं जिसकी एक फोटो भी वायरल हो गई थी, आप अपना इस्कॉन का जो हरे कृष्णा जी को पूछिए, वो लोग डांस नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल पूछिए, तब सजा उनको भी मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो युवाओं की आवाज बन रही हूँ। एक नए पॉलिटिक्स, एक नए राजनीति का आगाज जो आपने किया है, शायद वो दूसरों को भी प्रेरित करे। युवा नेता या युवा जो राजनीति में जो है वो डांस नहीं करेगा ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। जगह कहाँ करना चाहिए वो थोड़ा मालूम होना चाहिए। और वो जो कोरियन शो आप हर रात देखते हैं डी स्ट्रेस के लिए, देखो ये सब चलते रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि अमूमन नेता बताते नहीं हैं अपनी पर्सनल चॉइसेस को, उनके वो कौन से शोज पसंद करते हैं, कौन सा अभिनेता अभिनेत्री उनको पसंद है, वो कभी आता नहीं है। तो आप इससे एक इतर राजनीति, जैसे मैंने कहा ब्रेकिंग बैरियर्स वाली राजनीति, शायद जब भारत में सबसे ज़्यादा जो वोटर होगा, आप जब शायद मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो युवा वोटर होगा उसके लिए एक नई तरह की राजनीति, एक नए तरह की नेता की छवि आप गढ़ रहे हैं। नहीं, ये ऐसा है, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया में हो, ये कोई क्यूरेटेड नहीं है। पहले तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं थोड़ा बहुत, देखो नेताओं में एक प्रॉब्लम है और राजनीति में जो लोग हैं, थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में आप हंस के दिखाइए, आपका तो कोपचे कट जाएंगे। लोग बुरा लगते हैं इन चीज़ों को। तो हम लोग सब भी अपना अपना चाल चलन है, हम में भी बहुत मतलब लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ रूप में मुझे देखते हैं या कुछ, ये सब बात। जैसे कि मेरे घर के अंदर में कोई लोग रहते थे और एक लड़का था जो मेरा बहुत नकल करता था, और जब मैं नहीं रहते तब वो नकल करता था, तो मैं फटाफट उसको पुलिस में भर्ती कर दिया और भेज दिया। मतलब हम लोग सब में कुछ ना कुछ बातें हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम लोग खुद पॉजिटिवली ले लें कोई बुरा नहीं है। थोड़ा बहुत एडवेंचरस हो जाता हूँ, जैसे मैं इस बार मच्छी पकड़ने के लिए वो तालाब में घुस गया और मैं फंस गया था। वो पानी में नहीं, वो जो वहाँ का मिट्टी है गिल्ला, तो मेरा पैर नहीं पकड़ पा रहा था और जितना हिल रहा था इतना घुस रहा था। तो आप सोचिए मेरा हाल क्या और मच्छी का हाल क्या हो। तो उस तरह का जो हुआ है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं कि मुझे कूदना है और फंसना है, मगर मेरे दोस्त लोग जो था वहाँ मुझे बचाने को बाद में आया, वीडियो लेने में पहले पहुँच गया। और मैं कल रात को काफ़ी सोच रहा था इस चीज़ को चलाऊं या ना चलाऊं, लोग क्या सोचें, लोग मुझे सीरियस ही ना ले जिंदगी में। और मगर ऐसा बात नहीं, वो बहुत सीरियस बात था मेरे लिए। पर आपने अपने आप को जेसीबी कह दिया। नहीं, वो कुछ बातें अच्छा से पढ़िए जो लिखा है। जेसीबी का टेस्टिंग चल रहा है। जेसीबी एक मजबूत, मैं
कोई फंड नहीं मिला है जेसीबी से। जेसीबी एक मजबूत हेवी मशीनरी है। तो हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं सिर्फ शक्ल और सूरत नहीं, मगर थोड़ा बहुत उसका जो मजबूती है उसको भी देखिए। मैं भी वहाँ से निकला, उसी तरह निकल सकना चाहिए। मगर चलो सुशासन के बारे में बात करो अभी बिल्कुल। तो अगला जो सवाल है, जो मेरी क्यूरियोसिटी है, वो होगी इंटरनेट के बारे में, आज के डिजिटल इंडिया के बारे में। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है डिजिटल इंडिया, जहाँ पे शायद देश के हर एक कोने में इंटरनेट पहुँचा है। नेल्सन की एक रिपोर्ट है, और ये सीरियस रिपोर्ट है, कि जितना आप शहर वाले ये सोचते हैं कि आपके पास 5G है और नेटफ्लिक्स है और प्राइम है और पता नहीं क्या क्या है, तो आप ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आपसे ज़्यादा इंटरनेट गांव वाले चला रहे हैं, और इसीलिए आपसे ज़्यादा वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। उनको सारी योजनाओं की भी परख है, और उनको ये भी पता है कि किसको नेता चुनना है, और वो अपने घरों से निकलते भी हैं और वोट करते भी हैं। इसीलिए किसी भी राजनेता को देख लीजिएगा, उसकी पहली योजना गांव के लोगों के लिए होती है। तो ऐसे में नागालैंड, जो कि आप कहते हैं कि गांव का प्रदेश है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, वहाँ पे इंटरनेट ने किस तरह का ई गवर्नेंस मॉडल प्रस्तुत किया, या यूँ कह लीजिए कि मोदी जी के विजन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया के मॉडल को जोड़ा गांव-गांव से। डिजिटल भारत जो आज है उसका पूरा उपलब्धि नागालैंड जैसे प्रदेश में भी आज लोगों को मिल रहा है। हमारी बहन ने सही बात बोला, चूंकि आज सरकार का फाइल खोलने से पहले उस स्कीम के बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में गांव के लोगों को मालूम हो जाता है। गांव में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं रहते हैं, आजकल पढ़ा लिखा लोग भी गांव में रहते हैं, और बहुत सारे लोग शहरी नहीं गांव में बसते हैं आजकल, चूंकि वहाँ की उपलब्धियाँ अलग तरीका से उभर रहे हैं। नए भारत में जो आज, और हमारी तरफ तो सब सब्जियां जो है ऑर्गेनिक है, खाद इस्तेमाल नहीं होता है, उसका वैल्यू है। और जो भी फ्रूट्स है जो अलग अलग किस्म की, वो वहाँ होता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं। सो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आजकल वहाँ इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। और वही नहीं, इवन कल्चरली जो सांस्कृतिक तरीका से भी हो, लोगों को वहाँ आजकल जो भारत सरकार इसके बारे में महत्वपूर्णता दे के आगे बढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को, वहाँ की आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशनल लोगों को भी उन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा, क्योंकि एक समय आ गया था कि हम लोग पॉप कल्चर, के पॉप, ये सब में आ हो के अपना संस्कृति और अपना पूरा विचारधारा ही जड़ से उठ रहा था। मगर इन 10 सालों में युवाओं के बीच में सिर्फ गुची और वर्साचे लगाने का नहीं, मगर अपने संस्कृति, अपने रहन सहन, अपने इतिहास के बारे में, अपने लोग कैसे हैं, हमारी जो सत्य संस्कृति है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ आ रहे हैं। और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसका उपलब्धि बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आज अगर हम लोग कहते हैं किसी भी अच्छी चीज़ को अगर आप पोस्ट करते हैं, उन सब का उपलब्धि गांव-गांव में पहुंच जाते हैं। और उससे अच्छा सुशासन इसलिए मदद कर पाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार को काट देते हैं वो। जब पहले जब बीच के लोग, वो लोग, ये सब होता था बहुत कुछ, मगर अभी उसका उपलब्धि, उसकी जितने रकम है वो कैसा मिला जाते हैं, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये सब आ जाते हैं। आजकल गांव के लोगों को बोलते कि हमारा तो मतलब मोदी हेल्थ कार्ड नहीं हुआ,
हमको कब करवाएंगे? गांव वालों के बीच में ये होता है कि अच्छा किसान सम्मान निधि का कार्ड उनको मिला है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इतना प्रश्न है। सरकार की उपलब्धि और सुशासन के ऊपर कभी नहीं हुआ होगा इस देश में। आज गांव-गांव वाला पूछते हैं, जब हम लोग जाते हैं, हमारे इतने गांव में इतने लोग हैं, इतने में से इतना लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं हुआ है, इतने लोगों को अभी तक किसान सम्मान निधि नहीं हो रहा है। वहाँ बहुत सिंपल साधारण लोग हैं, इतना लंबा लंबा बातों को नहीं रख सकते, मगर वो जानते मोदी फार्मर कार्ड, किसान कार्ड, ये सब जानते हैं। तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत जो है, आज गांव में ज़्यादा उपलब्धि हो रहा है और इसके द्वारा हम लोग शहर में बैठ के भी लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और हम लोगों की सोच को भी उन तक पहुंचा सकते हैं, उपलब्धि को भी। मीन्स भारत इज ट्रांसफॉर्मिंग। इतना विशाल देश है, 140-45 करोड़ के लोग हैं। हर एक के बारे में हर एक नहीं बोल पाएंगे, मगर आप अच्छे तरह से देखें, थोड़ा स्टेडी होके देखें, तो भारत में बहुत आगे बढ़ चुका है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, वो तो है ही है, वो अलग बात है, मगर भारत के लोग के पास उन्नति होने का एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ये सबसे बड़ा सुशासन वाला बात है। अगर हमारे पूर्वोत्तर की पहाड़ की चोटियों में रहने वाले लोग को भी मोदी की नीति का उपलब्धि मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं, और उसकी बहुत बड़ा करामत ये डिजिटल प्लेटफॉर्म करते हैं। इसलिए हम लोग सब डिजिटल प्लेटफॉर्म को सदुपयोग करें। ये सब चीज़ हमारे थोड़ा बहुत ये सब चलते रहेंगे, मगर उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को सदुपयोग करके हम अपने लोगों को आगे निकलने के लिए कोशिश जारी रहना चाहिए। कोरोना काल में भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, ट्राइबल हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, शायद इतना खुले नहीं हैं अभी तक। उस समय जब वैक्सीनेशन की बात हुई तो उसके साथ बहुत सारा दुष्प्रचार भी सामने आया। बहुत सारी अपने अपने मेडिसिन्स और अपनी अपनी तरह की चीज़ें सामने आई, जिससे लोग करना चाहते, डर जाते थे कि पता नहीं ये वैक्सीनेशन करके हमारे शरीर पे क्या असर हो। तो उन सब परिस्थितियों में, जबकि भाषा का भी अंतर, एक तरह से कम संवाद हुआ प्रदेश, उस समय कैसे डिजिटल इंडिया, और या कह लीजिए कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे थे हर एक जन से, वो कैसे सहायता की उस तरह वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए? नहीं, कोरोना काल हम लोग भूल गया जैसे लगते हैं हम लोग सबों को, चूंकि कोरोना अभी ना रहा, मगर वो समय था जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलने के लिए डरते थे। इंसान को इंसान से ही भय होता था। करीबन 2 साल में मेरे माता जी को मैं करीबन 3 बार ही मिल पाया। मतलब हम लोग शहर में रहते हैं, कुछ और तरीका से नहीं बच पाते थे, लोगों को मिलना जुलना तो होते रहता था, इतना ज़्यादा नहीं, मगर कट के भी मिलना होता था। तो माँ गांव में रहते हैं, तो मेरे साथ जाएंगे 10-20 लोग, गांव वालों को किसी को लग जाए ये सब, और उसमें बुजुर्ग लोग, उन लोगों को प्रॉब्लम। मगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उस समय में भी बहुत फायदेमंद रहा। अब देखिए ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो कर सकते थे, सिर्फ संगठनिक रूप से नहीं, पारिवारिक रूप में भी ये बहुत काम आया। जूम में चला जाना और हम लोग
परिवार के बीच में भी बात करना या वीडियो कॉल करना, एक दूसरों को मिलना। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे ख्याल से उस कोरोना काल में भारत देश ने किया होगा। सरकार के सुशासन भी हो या इस कोरोना की जो वैक्सीनेशन की विषय में हो, हमारी लोग वहाँ जनजाति लोग हैं, आप जानते हैं, फटाफट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात भी बढ़ जाते हैं। इतना तक हो गया था कि ये वैक्सीन लगाएंगे तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इतना तक हो गया। मैं भी डर के मारे 3-4 महीने तो टाल दिया था। उपाय दूसरा रास्ता ही नहीं था, मार ही लिया। नहीं, इतना अफवाह फैल चुका था। और वो कौन सा अंग्रेज डॉक्टर आता था वीडियो कॉन्फ्रेंस में, कौन सा अमेरिका का कोई WHO हाँ, ये सब आके ये बोलते थे कि ये सब एक आबादी को कम कराने का मतलब कोई षड्यंत्र रच रहा है, मतलब पूरा दुनिया को आबादी कम करना है, ये सब बड़े बड़े लोगों का कुछ षड्यंत्र, ये सब चलता था। और मैं भी इंसान ही हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता हूँ मगर इंसान ही हूँ, तो हमें भी डर तो थोड़ा बहुत हो गया। तो किसी को पूछता था कि आपका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, बोला नहीं हुआ। बोला क्यों नहीं कर रहे हो ना। तो मगर हमारे ख्याल से रीएश्योरेंस, आश्वासन, मोदी जी का आश्वासन, मोदी जी का गारंटी जो आज उभर आ रहा है, गारंटी, उनकी विश्वास योग्यता, इतना दूर में बैठ के भी हम सबों के लिए वैक्सीन निकाला इसी देश से, दूसरों को दिया, वो तो हम सब सनातन लोगों की आदत है। वो जो सच्चा सनातनी है वो सबको लेके चलते हैं, विश्व को लेके चलते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को जिस तरह नागालैंड तक पहुंचाया, गांव-गांव पहुंचाया। नागालैंड का सरकार है, गठबंधन है, फिर भी गठबंधन भी हो, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करने वाला गठबंधन है, लेके चल के हमारे लोग, दिल्ली यूपी में बहुत कुछ हुआ मगर हमारे लोगों में बहुत कुछ बच गया, बहुत कुछ बच गया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना हम सबों को सीखना चाहिए। फटाफट करके नेगेटिविज्म और गलत बातों को नहीं फैलाना चाहिए। जब तक हम लोगों को एश्योरेंस ना हो इस रियलिटी वाला बात है या नहीं, तब तक हम लोग फटाफट ये हो गया वो हो गया करके नहीं करना चाहिए। अगर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर हम लोग उस समय में पॉजिटिव बातों को और फैलाता तो क्या मालूम बहुत सारे देशवासी बच गया होता। डर के मारे नहीं किया बहुत लोगों ने, हम डर गया तो बहुत कोई तो और ज्यादा डर गया होगा। तो इस तरह की बातें हैं, तो ज्यादा कुछ और ना नहीं है उस विषय में, अच्छा काम है करते हैं। आपने मोदी की गारंटियों की बात की, प्रधानमंत्री की गारंटियों का आज मतलब हो गया है डिलीवरी। Yes. सिर्फ प्रॉमिस नहीं, डिलीवरी, जिसको बोलते हैं संकल्प से सिद्धि तक। अगर मैं कहूँ कि ऐसी, हालांकि मुझे पता है फेरिस लंबी होगी, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ें अगर आप बताएं, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो जो एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं, ऐसे 3 चीज़ें आप बता सके अपने कार्यकाल के दौरान। बहुत सारे बातें हैं मगर 3 बोल रहे तो 1-2 और मैं बोल देता हूँ। आज आप लोगों को ये जान के खुश होगा कि हम पूर्वोत्तर के लोग, स्पेशली नागालैंड जैसे, मणिपुर जैसे, मिजोरम जैसे, अरुणाचल जैसे, हम लोग आप सबों से बहुत आभारी हैं। तालियां भूलिए नहीं। पहले ये बात है, एजुकेशन ही नहीं, सब विषयों में भारत देश के लोगों की मदद से हमारे पूर्वोत्तर की पहाड़ों में थोड़े थोड़े रहने वाले लोग आगे बढ़े हैं। आपकी जो टैक्सेशन है,
आपका टैक्स से हम लोगों का राज्य चलता है। हमारे राज्य का अगर मैं ये पढ़ रहा था, अगर 10 रुपया अगर कंट्रीब्यूशन है तो मुझे मिलता है करीबन 2600 रुपया। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मोदी सरकार के समय में पूर्वोत्तर का ऊपर ध्यान सिर्फ लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट हो रहा है। 10 गुना ज़्यादा उपलब्धि मिल रहा है, 10 गुना ज़्यादा फंड बढ़ रहा है, मगर वो गलत चीज़ों में नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो रहा है जबकि कभी भी ना हुआ हो। जैसे मैं उच्च शिक्षा की दायित्व मेरे ऊपर है। आज हमारे नागालैंड की हर एक जिला में सरकारी कॉलेज, वो भी अच्छा सरकारी कॉलेज उभर के आए। हम लोगों की राज्य में 17 जनजाति है, उसी तरह 16 जिला है। यही एक बात है कि हर एक जिला एक जनजाति की ऊपर हम लोग जिला को बना के रहते हैं। यहाँ की तरह एक जिला में 3-5 जनजातियाँ नहीं रहते हैं, या अलग अलग समाज के लोग नहीं हैं। वहाँ जनबोतो बोले तो पूरा सुमी जनजाति के लोग हैं, मोगोक्चोंग बोलेगा तो पूरा आओ जनजाति के लोग हैं, मोन लेगा तो पूरा कोन्याक, और जैसे कोहिमा बोलेगा तो कोहिमा शहर को छोड़ के बाकी के सब इलाका अंगामी, फेक बोलेगा तो चकासांग, उसी तरह। मगर क्राइटेरिया में कभी नहीं आते हैं, मगर मोदी जी की नीति के कारण हर एक जगह को कॉलेज मिल रहा है। हमारे 70-80 हजार से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं भारत की विभिन्न शहरों में। आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोगों को चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, उससे आगे का भी स्कॉलरशिप हो, सही समय में भारत सरकार हमारे लोगों को उपलब्धि करा देते हैं। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का जो लागू किया है, ये हमारे जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। लोग सिर्फ डिग्री नहीं लेंगे, सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होगा। लोग जब तक ग्रेजुएट हो जाएंगे वो स्किल्ड होगा, वो अपने जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं उस चीज को लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज में कमजोर है, उस चीज को नहीं, जिसमें उसका सामर्थ्य है उस चीज को लेके जा सकेंगे। और नागालैंड जैसे राज्य में चाहे म्यूजिक और आर्ट्स हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हैंडीक्राफ्ट्स हो, स्किल्ड वर्क्स में, उन चीज़ों में हमारे लोगों को उपलब्धि मिल जाएंगे। क्योंकि 1947 में भारत देश का आज़ादी हुआ, हम लोग तो अभी ही उस आज़ादी का उपलब्धि को ले रहे हैं। क्योंकि उससे थोड़ा पहले 15-20 साल पहले तक पूर्वोत्तर में कोई आना नहीं चाहते थे, सिर्फ सेना आते थे। वो भी सैनिक को भेजता है तो हमने सुना कि पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए भेजते हुए जैसा। लोग नहीं आते थे, मजबूरन से कोई रहते थे या आते थे। आज के दिन पूर्वोत्तर अष्टलक्ष्मी की तरफ में पूरा दरवाजा खुला हुआ है, और आज हम सब आपके तरफ भी आके एक साथ चलने का सांस ले लेते हैं। सो उपलब्धि बहुत है। आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात की, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद अगर छलावों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे बड़ा छलावा ये था कि पूरे भारत से उनके नायकों को छीन लिया गया। हमें अपने रियल हीरोज का पता ही नहीं। एक आर्टिफिशियल सा सिस्टम बना जिसमें आर्टिफिशियल से हीरोज बने। नॉर्थ ईस्ट में भी अहोम, जिनको शायद इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। तो क्या एजुकेशन पॉलिसी उस डायरेक्शन में भी काम कर रही है? जरूर, उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इन सब लोकल हीरोज के बारे में कभी भी कोशिश भी नहीं किया गया।
और मैं एक्चुअली कैमरा इतना लगा हुआ है कि मैं ये सब बात कैमरा के सामने कहना भी नहीं चाहता हूँ। हम लोग नागालैंड में लोकल हीरोज ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी, चूंकि अंग्रेज ने अपने पूरे इतिहास को उलट पुलट करके रख दिया। ऐसे भी जनजातीय लोग पहाड़ में रहते हैं, गांवों में रहते हैं और अलग अलग सोच विचार के साथ, रीति रिवाज के साथ रह के आया है। और आज कोई भी ऐतिहासिक कागज में उन्होंने हमारे लोगों की अच्छे बारे में, अच्छे लोगों की, जो ऐतिहासिक लोगों के बारे में उन्होंने एक भी नाम नहीं छोड़ा। कम से कम असम में एक दो मिल गया, ढूंढना पड़ेगा नागालैंड में, अरुणाचल में, मिजोरम में। ये बहुत गंभीर बात है। हमें कभी कभार मतलब मन में ये सोचते हैं कि कौन सा समय में हम लोग रह के आया और आज इतना देर से ही क्यों ये समय हमें देखने को मिल रहा है। सब बातें मीडिया के सामने बोलने में अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे को भी बुरा हो जाते हो, बुरा को भी अच्छा हो जाता है। मगर आज़ादी का 60-70 साल हम लोग कैसा था, और अभी इन 9-10 सालों में हम लोग इन उपलब्धियों को मिल रहा है। बहुत बार वो जो स्टीरियोटाइप जो थे है, अभी गांव में भी वो प्रधान होता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या ना हो। मतलब गांव की जो नेता लोग हैं, वो लोग उन समय के बारे में बोलता है वहाँ वो विश्वास नहीं करना चाहिए। मगर आजकल वो सब बात नहीं करते। आजकल मोदी बोलते हैं तो हाँ, गांव के लोग पार्टी के विषय में ज्यादा जाने या ना जाने, मोदी के बारे में जरूर जानते हैं। हमारे देश की राजनीति हमेशा जातियों और धर्म, जनजातियों, मूल निवासी, आर्यन, द्रविडियन में बटी रही। ऐसे में नागालैंड की स्पेसिफिकली बात करूं, जो कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना था, बहुत सारे राजनीतिक पंडित थे जो मानते थे कि बीजेपी शायद अपनी पैठ नहीं बना पाए। लेकिन आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा था जिसको नागालैंड के लोगों ने विश्वास किया, जिसके ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो इंडिजिनस जनजाति है, हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जो अंग्रेज ने नाम दिया ट्राइबल, ये बहुत छोटा, शब्दों में बहुत कमजोर शब्द है। आजकल तो कोई ना कोई ट्राइबल बनना चाहते हैं, वो अलग बात है। मगर ये शब्द ट्राइबल जो है वो अंग्रेज ने उनकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में बहुत छोटा करके रख दिया। हम लोग इंडिजिनस लोग हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जमीन, हमारी पानी, हमारी हवा, हमारी सोच विचार, हमारी पूजा की पद्धति, सब तरीका उन नंगे समय में हमें सुशासन करके हमें जिंदा रखा। उसको अंग्रेज ने ब्रैकेट कर दिया। और जब भाजपा के विषय में हम कहते हैं तो बहन ने सही बात बोला। भाजपा बोलो तो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी की तरह मानते हैं। और यहाँ अन्य पार्टी के लोग भी रहे तो मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, धर्म का पॉलिटिक्स आप लोग खेलते, भाजपा नहीं खेलते। ये रियलिटी है। चूंकि भाजपा सनातन को मानते हैं, अपना संस्कृति की पूरा वजूद को लेके आगे चल रहा है। आज नागालैंड में हम लोग पूजा की पद्धति बदला है, मगर हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति तो सनातन है।
तो उसमें ये बात होता है कि जब मोदी जी की घर में है, जब मोदी जी की सुशासन की नीति गांव वालों को महसूस होता है, गरीब को महसूस होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को महसूस होता है, और उसका उपलब्धि करने का जब उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, तब मोदी का चेहरा कैसा भूलेगा। और यही मैसेज लेके हम लोग चलते हैं, भाजपा मोदी, मोदी भाजपा इज फॉर ऑल। जब चावल मुफ्त में देते हैं, उस कोरोना काल के समय से आज तक वो पार्टी का शक्ल नहीं देखा, ना धर्म का शक्ल देखा, सबों को मिला। सबों जो गरीब है, सबों जिनको चाहिए हो उनको मिला है। आयुष्मान कार्ड धर्म को देख के नहीं मिला, सबको मिला है। ईसाई को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, अन्य धर्म के लोगों को भी मिला है, और सबसे ज्यादा उपलब्धि तो हम लोगों ने उठाया है। सो इन चीजों के ऊपर नहीं, सत्य सुशासन जो मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं, उस मोदी जी की बीजेपी का जो सत्य सुशासन है, उसके ऊपर आधार पूर्वोत्तर के लोग भाजपा और मोदी के साथ है। क्योंकि समय की प्रतिबंधिता है, तो लास्ट एक लाइन में अगर कोई संदेश देना चाहे यहाँ बैठे युवाओं को, जो शायद इन्फ्लुएंसर तो बनना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स से थोड़ा दूरी रहना चाहते हैं, तो एक लाइन में उनको बताइए कैसे इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं, आइकॉन भी बनते हैं और पॉलिटिकल लीडर भी बनते हैं। देखो, हम सबों में कमजोरियां हैं, हम सबों में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और हम नए पीढ़ी की, नए युवा, हम लोग 100 में से 100 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, मगर हम लोग ये कोशिश करना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उस जगह से लेके हम लोग अच्छे कर्मों को करने के और एक साथ उभरने के लिए कोशिश करते रहे। इन्फ्लुएंसर आप हजारों में ना हो तो भी एक के साथ तो हो सकते हैं। आप राजनीति मोदी की तरह हरेक के लिए तो नहीं कर सकते, मगर आप राजनीति अपना परिवार में तो सही सुशासन का राजनीति कर सकते हैं। तब हम सब मोदी जी का संकल्प जो 2047 में विकसित भारत है, उसमें हम सब अमीनी, हमारे संतान, जबकि मेरा शादी नहीं हुआ फिर भी सबों को लेके पहुंचेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।